नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग करंट अफ़ेयर्स में टॉप 500 एमसीक्यूज़ कर रहे थे, ठीक है? और इसका ये भाग 3 है। अगर आपने भाग 2 नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 200 तक कर चुके थे। उसी के आगे शुरू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ये भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की। प्रश्न आपसे इतना पूछा गया है कि भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कितना रुपया देने की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझ सकते हो आप। केन्या के राष्ट्रपति हैं, वो भारत की यात्रा पर आए। इनका नाम याद रखिए, नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, विलियम समोई रूटो। और जब ये भारत की यात्रा पर आए तो इन्होंने जैव ईंधन गठबंधन, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की। अच्छा, भारत ने केन्या के लिए क्या योगदान दिया है? भारत ने केन्या के कृषि आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ये भारत की यात्रा पर आई हाल ही में। इन्होंने सामिया सुलू हसन को किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? ये है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी ताहर को संरक्षित करने के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना को मंजूरी दी। ठीक है, इस परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये जो नीलगिरी ताहर परियोजना है, इससे संबंधित ये कथन दिए हैं। जरा पढ़ लेते हैं इनको। यह परियोजना 5 सालों के लिए 2022 से 2027 तक लागू की गई है। ठीक है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस मनाया जाएगा। ये भी घोषणा हुई है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है। इसमें नीलगिरी ताहर को कहाँ रखा गया है? याद रखिएगा। इसमें रखा गया है संकटग्रस्त श्रेणी में। ठीक है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 204। हाल ही में देश में 54वां टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य के रूप में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य इसको घोषित किया है। ध्यान दें, भारत का जो 54वां बाघ अभयारण्य है वो घोषित किया गया है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को। क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछा है कि ये किस राज्य में है। ये क्योंकि करंट की खबर है, तो आप याद रखिए इसको। ये है मध्य प्रदेश में। और ये है देश का 54th यानी कि 54वां बाघ अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पीएसएलवी C58 के माध्यम से एक्सपोसेट उपग्रह उपग्रह को लॉन्च किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे पहचानो। अब ऑप्शन में आओ। ऑप्शन में कह रहा है कि ये जो उड़ान थी पीएसएलवी की, ये 60वीं उड़ान थी, 60th नंबर की। ठीक है, ये कथन सही है। एक्सपोसेट का पूरा नाम क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए, बताओगे आप एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ये एक्सपोसेट का पूरा नाम है। ये इसरो का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान के लिए समर्पित है। ये तीनों कथन सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाल ही में लॉन्च किए गए नासा के अंतरिक्ष यान लिखा है ये, थोड़ी टाइपिंग एरर है, आप मैनेज करिएगा। अंतरिक्ष यान साइकी, साइकी के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बताइए भाई। नासा का जो साइकी अंतरिक्ष यान है, इस यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। साइकी अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य साइकी नामक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना है। ये भी सही है। तीसरा कथन देखो। यह अंतरिक्ष यान 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुंचेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये भी सही है। इसके हो जाएंगे चारों सही। अच्छा, ये जो क्षुद्र ग्रह है, इस क्षुद्र ग्रह में जो चट्टान है, चट्टान बर्फ की तुलना में, हम ये कहें ये जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह में
चट्टानें होती हैं या फिर बर्फ होता है। तो चट्टान या बर्फ की तुलना में इसमें धातु विद्यमान है। यहाँ पर धातु की बहुलता देखी जाती है। ठीक है? तो ये बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा वन ये लॉन्च किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्यूरा वन को और किस नाम से जाना जाता है? हमसे ये पूछा है। ये जाना जाता है, ये है एरियन वन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। म्यूरा वन को किस नाम से जाना जाता है? एरियन वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश ने सैन्य सैन्य उपग्रह नूर थ्री को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है ईरान ने। ठीक है, नूर थ्री ये सैन्य उपग्रह है। इसे किसने लॉन्च किया है? याद रखिए, ईरान ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आदित्य एल 1 ये इसका संबंध निम्नलिखित में से किन ऑप्शन से है? तो आपसे ये पूछा गया है कि जो आदित्य एल 1 है, आदित्य एल 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मुझे सही कथन बताइए। ऑप्शन पहला पढ़ो, आदित्य एल 1 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिए, आदित्य एल 1 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV-C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सही होगा। आदित्य एल 1 में एल 1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 को प्रदर्शित करता है। इसको भी याद रखो। ठीक है, एल 1 क्या है? लैग्रेंज बिंदु। अच्छा, ये जो लैग्रेंज बिंदु हैं, इनकी पता है आपको संख्या कितनी है? इनकी टोटल संख्या है 5। L1, L2, L3, L4, L5। और ये अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोडों को लेकर गया है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 210, नभ मित्र डिवाइस के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। ठीक है, नभ मित्र क्या है? नभ मित्र उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा, ये जो नवमित उपकरण है, इसे इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा विकसित किया है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ओके, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, हमारे उपर्युक्त दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है। यह प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। ठीक है, विक्रम 1 पूर्णतया क्या है? पूर्णतया ये कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है। दोनों कथनों को याद रखिए, दोनों कथन हमारे सही है। फिर से समझ लो, विक्रम 1 रॉकेट, इसका अनावरण स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है और ये पहला वाणिज्यिक रॉकेट है। विक्रम 1 ये पूरी तरह से कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है। ठीक है, नंबर 12 देखो, 212, हाल ही में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी हुई है। इसमें भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है और इस ऐरावत को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? याद रखिएगा, इस ऐरावत को दिया गया है 90वां स्थान। ठीक है, अगर हम बात करें दुनिया की, कि दुनिया में सबसे पहला स्थान किसका है, तो कौन सा सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। इसे पहला स्थान है, इसे पहला स्थान मिला है और ये अमेरिका का है। दूसरा स्थान किसे मिला है दुनिया में? ये मिला है अरोरा को और ये भी अमेरिका का है। ठीक है, तीसरा स्थान किसे मिला है? तीसरा स्थान मिला है, थर्ड स्थान मिला है ईगल को। ठीक है, और ये भी अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। भारत की अगर हम बात करें तो ऐरावत भारत में पहले स्थान पर है और ये दुनिया में 90वें स्थान पर है। जबकि भारत का दूसरा अगर सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए, दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है परम सिद्धि, पुणे में है और इसका दुनिया में स्थान कौन सा है? तो 163, 163। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में वूश नामक प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया? वूश नामक पहली जो हाई स्पीड रेल है, वो चली है इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
हाल ही में नवंबर 2023 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसके संबंध में सही कथन की पहचान बता दो क्या है? तो पहला जो कथन दिया है, वो कह रहा है कि वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर ये 133 थी, इस रिपोर्ट के अनुसार। याद रखिएगा ये फिगर आपको याद रखना है, ठीक है? दूसरा कथन देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सार्वजनिक मामले भारत में 27% दर्ज किए गए। ये फिगर भी याद रखिए आप। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी कि भारत से टीबी कब समाप्त हो जाएगी? सरकार का मानना है कि वो इसे 2025 तक समाप्त कर देगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, हाँ, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी दे दी है। भारत ने घोषणा की है कि वो एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया है। क्यों घोषणा की है भारत ने? क्योंकि अब एवियन इन्फ्लुएंजा के जितने भी मानक हैं, उतने केसेस आ नहीं रहे हैं भारत में। भारत ने इसको घोषणा किया। अब जब भारत ने घोषणा की है, तो फिर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इस पर मोहर लगा दी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त भारत होने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, हाँ, इस पर मोहर लगाई है। तो मुझे ये बताओ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ये कहाँ है? ये संगठन है पेरिस में। इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके के प्रयोग को मंजूरी दी है। इस टीके के संबंध में सही कथन बताओ। तो ये जो टीका है, इस टीके का नाम है R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, ये जो R21 मैट्रिक्स एम है, एम टीके को किसने विकसित किया है? याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और भारत का है सीरम इंडिया। इन दोनों ने मिलकर विकसित किया है। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास के दौरान समर SAMAR समर वायु रक्षा मिसाइल परीक्षण का प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस रक्षा प्रणाली ये जो रक्षा मिसाइल प्रणाली है, इसके संबंध में ये कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि इन कथनों पर विचार करो और मुझे सही कथन बताइए। तो जरा पहला ऑप्शन देखो, समर का पूरा नाम क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल अस्योर्ड रिटेलिएशन। ये जो समर है, ध्यान देना, समर में दिया है सरफेस टू एयर। ये बात पकड़ने वाली है। सरफेस टू एयर से आशय है कि ये जो मिसाइल है, वो सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, दूसरा कथन पढ़ो, पहला सही है, दूसरा पढ़ो, इसका परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया और इसकी मारक क्षमता है 10 से 12 किलोमीटर। ये भी सही है। समर एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये तीनों सही है। ठीक है, हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब आपसे केवल इतना पूछा है कि ये जो प्रलय मिसाइल है, इस मिसाइल के संबंध में सही कथनों का, हाँ, सही कथन कौन सा है बता दीजिए। आप पढ़ लो ऑप्शन। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये आप फैक्चुअल डेटा यहाँ से पकड़ा करो। आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो प्रलय है, ये कहाँ से कहाँ है? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह में मार करती है। ये दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में IL-38C ड्रैगन, जो कि एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान था, इसे भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया तथा इसके स्थान पर P-8I इस विमान को जगह दी गई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो P-8I है, ये किस देश का है? यानी P-8I को किसने बनाया है? आपसे इतना पूछा है। बता दीजिए, इसे बनाया है अमेरिका ने। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, इसने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स, इसके द्वारा भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली का निर्माण एवं विकास किया गया। इस प्रणाली का नाम क्या है? इतना पूछा है आपसे। इंद्रजाल इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संपन्न हुए युद्ध अभ्यासों की स्थिति का मिलान करो। युद्ध अभ्यास ये दिए हैं, इनकी स्थिति का मिलान करना है। हारिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के मध्य होती है। मेघालय के उमरोई छावनी में इसका अभ्यास हुआ है। ठीक है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। ये युद्ध अभ्यास होता है। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद ये कहाँ किसके मध्य होता है? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान। ठीक है। सूर्य किरण 10 5 2 यानी कि 17, सूर्य किरण का वर्जन 17 है। ये कहाँ हुआ? ये भारत और नेपाल के मध्य हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है। एक्स विनबैक्स ये 2023 का युद्ध अभ्यास है। ये किसके किसके मध्य हुआ है? भारत और वियतनाम, वियतनाम में हुआ। तो ये सभी मैच हैं, इनको एज इट इज आपको याद करना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है नीना सिंह को। और सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली ये पहली आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है। पहली आईपीएस अधिकारी। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त शेड्यूल कास्ट के ये पहले हैं। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? इनका नाम है हीरालाल सामरिया। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं उनका नाम है हीरालाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? और पदभार संभालने वाली ये पहली महिला है। आंसर क्या होगा इनका? आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन में दिया है प्रीति अघालयम। ये कौन है? ये जो है प्रीति जी, ये आईआईटी मद्रास के विदेशी कैंपस, विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार, आईआईटी जंजीबार की निदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा, निदेशक बनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में सही सुमेलित करो। प्रमोद अग्रवाल ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रेरणा देवस्थली आईएनएस त्रिकंद पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनाई गई हैं। ठीक है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, कंचन देवी ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और अनीश अनीश शाह ये फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये चारों सही हैं। इन्हें एज इट इज आपको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन का पहचान करो। करण राठौर ये कौन है? करण राठौर सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरविंदम बागची कौन है? अरविंदम बागची के बारे में आप ये जानिए कि ये जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है। इंद्रसेना रेड्डी ये कौन है? त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी। तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में सही पहचानिए कौन सा सही है। संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और यही हैं आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक भी। ठीक है। रघुवर दास, रघुवर दास तो पहले कहीं के सीएम थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है। और कोप्पू सदाशिव मूर्ति ये कौन है? ये भेल के हाँ अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इनको भी आप याद रखिए। ये तीन के तीनों नियुक्तियां हैं और पीछे हमने तीन चार क्वेश्चंस जो देखे हैं उनमें सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में या निजी क्षेत्र में, तो इनको सबको आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नवा रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? ये जो रायसीना डायलॉग हुआ है, ये कहाँ हुआ है? हाँ, नई दिल्ली में। और कौन-सा संस्करण है ये? 9th नंबर का। और इसमें क्या हुआ? ये मतलब इसका जो विषय था वो क्या था?
वो ये था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है? नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसे जारी कौन करता है? तो आपको ये भी नाम याद रखना है, इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है? इसमें भारत की रैंक मुझे बता दो। आपसे यही पूछा है। इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की इसमें रैंक है 41वीं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, विश्व पुस्तक मेला 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसकी थीम अ, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपसे पूछा है। और इसकी थीम क्या है? थीम है बहुभाषी भारत, एक जीवित परंपरा। याद रखिएगा ये पूरी की पूरी थीम को। विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या है? बहुभाषी भारत, एक जीवित परंपरा। प्रश्न ये बनता है कि विश्व पुस्तक मेला ये आयोजित कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 की बात है, तो नवंबर 2023 तक पीक आवर्स में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये है अपना उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा। और ये क्षमता भी इसकी दी है 28-28 4 मेगावाट की। हाँ, इसने विद्युत आपूर्ति करी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप हमारी? नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 की बात है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ हुआ? इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। नंबर नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इनका नाम है राधा रतूड़ी। ठीक है? नाम याद रखिए इनका। तो ये जो राधा रतूड़ी जी हैं, इनको उत्तराखंड का पहला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो का नाम बताओ। मेट्रो का नाम है चेन्नई मेट्रो। ठीक है? चेन्नई मेट्रो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी है। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 में कहां पर दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? फरवरी 2024 में कहां पर दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है? आपसे ये पूछा है। आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है? नेक्स्ट देखो, काजी नेमू या फिर इसी को कहते हैं खट्टा नींबू, वो किस राज्य सरकार ने अपना राज्य फल घोषित किया है? ये है असम। असम राज्य ने काजी नेमू को अपना राज्य फल घोषित किया है। नेक्स्ट देखो, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कुमायूं का प्रसिद्ध कलवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम बदल के किया गया है सीता कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपसे पूछा जाए कि सीता कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है? आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 239, फरवरी 2024 की बात है, तो 2024 में इनसेट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके संबंध में ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है आपको और कौन सा सही है उसको टिक करना है। मौसम की निगरानी से संबंधित तीसरी पीढ़ी के इस उपग्रह उपग्रह इनसेट 3DS को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ से आपको समझना क्या है कि ये जो उपग्रह है इनसेट 3DS, ये काहे से संबंधित है? मौसम की जानकारी देगा। ठीक है? दूसरा कथन में आओ, इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए जीएसएलवी F14 प्रक्षेपण वाहन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी कथन आप याद रखिए। ये दो फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये जो इनसेट 3DS है, ये क्या जानकारी देगा? मौसम की। काहे से प्रक्षेपित किया गया है? जीएसएलवी F14 से। ठीक है? ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा देश है जो कालाजार से मुक्त घोषित हुआ है? कालाजार से मुक्त घोषित हुआ है भारत। 2023 में अगर हम भारत की बात करें, 583 मामले भारत में कालाजार के देखने को मिले हैं, जो कि वैश्विक मानक जो निर्धारित है डब्ल्यूएचओ के द्वारा वो कम है, उससे भी कम है।
ठीक है? तो इस स्थिति के आधार पर भारत को काला जार से मुक्ति दे दी गई है और 2023 में बांग्लादेश को भी इससे मुक्ति दे दी गई थी। तो अभी चूँकि हाल ही में पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर हाँ, नेक्स्ट देखो 241 भारत और किसके मध्य फरवरी में 2024 में प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये हुए कई देशों के साथ है। इस संबंध में कई देशों के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन बात फरवरी की आ गई है। आप बताओगे ताइवान, ठीक है? नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 242 उत्तराखंड में हाल ही में यूसीसी बिल पास हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए उत्तराखंड सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? याद रखिएगा, ये समिति है रंजना प्रकाश देसाई की, ठीक है? नेक्स्ट देखो चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री बने। कौन से नंबर के बने हैं? 12वें। इनके संबंध में सही कथन की पहचान करनी है आपको। ये जो चंपई सोरेन साहब हैं, इन्हें इन्हें झारखंड का टाइगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन सही है। चंपई सोरेन सरायकेला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इस सीट से ये लड़ते हैं आमतौर पर, हाँ, सरायकेला सीट। और कौन सी पार्टी से संबंधित है? झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग E50 का उद्घाटन किया। इस सुरंग से संबंधित निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है उस पर आपको विचार करना है। तो ये कथन दिए हैं आपको। यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर बनी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये सही है। E50 रेल सुरंग की कुल लंबाई 12.77 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी सही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री यानी ये जो उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री ने श्रीनगर से सगलदान श्रीनगर से संगलदान के बीच चलने वाली विद्युतीकृत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो ये भी याद रखो, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है? श्रीनगर से चल रही है संगलदान तक। ठीक है, तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने 31 जनवरी 2024 में बताया है कि भारत में 5 नए वेटलैंड रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आपसे ये पूछा है। कुल संख्या हो गई है 80। ठीक है, 31 जनवरी तक की बात है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, हाल ही में घोषित जो 5 रामसर स्थल हैं, वो कौन से राज्य में है? आपको वो सही कथन मिलान करना है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। अंकसमुद्र अंक समुद्र पक्षी ये जो संरक्षण रिजर्व है, ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। ठीक है, अंक समुद्र याद रखिएगा। अघनाशिनी मुहाना ये कहाँ पर है? इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये है कर्नाटक में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? जो कि हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये है तमिलनाडु में। लंगवुड शोला रिजर्व ये तमिलनाडु में है। मुझे बताइए रामसर स्थल कहाँ है? ये जो रामसर है, ये एक स्थान है। ये स्थान किस देश में है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई। इसके संबंध में कौन से निर्णय लिए गए हैं? 2026 में भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष घोषित करने पर सहमति हाँ हो गई है। यानी कि 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष घोषित किया जाएगा। ठीक है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। याद रखिएगा सौर एकेडमी ये कहाँ स्थापित होगी? सेनेगल में। तो ये भी सही है। 2025 में नीस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के लिए भारत का फ्रांस को समर्थन भी मिला है। तो ये चारों सही हैं। ये सॉरी ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ, नेक्स्ट देखो 248 ठीक है। जनवरी 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। ये भाषा है फारसी। ये जो हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन-कौन सी हैं? जैसे तमिल,
संस्कृत, ठीक है, कन्नड़, तेलुगु और तेलुगु के बाद और कौन है? मलयालम। मलयालम, उड़िया। ये जो हैं ये शास्त्रीय भाषाएँ हैं और 3 भाषाएँ शास्त्रीय उन्हें दर्जा दिया जाए, इसके लिए प्रस्ताव दिया जा चुका है। जैसे फ़ारसी, फ़ारसी के बाद पाली, पाली के बाद एक और है प्राकृत, ठीक है? नेक्स्ट देखो, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफ़ॉर्म एक ऐप का निर्माण किया है या एक ऐप को लॉन्च किया है। वो ऐप क्या है? वो ऐप है अनुवादिनी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है इन्होंने? इन्होंने किया है बेंगलुरु में, ठीक है? इसका सही उत्तर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है? टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। कथन पहला पढ़ो जरा। कह रहा है बोइंग का ये कैंपस 43 एकड़ में फैला है। बिल्कुल सही है। और इसे बनाने के लिए 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भी सही है। तो ये जो हमारा कथन है ये सही हो गया। दूसरा देखो, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश में बढ़ते विमानन क्षेत्र में भारत से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना। तो ये दोनों कथन सही है। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में डोंगरिया गोंद ये जनजाति है और इस जनजाति की महिलाओं के द्वारा बुनी गई शॉल जिसका नाम है कपड़ा गंडा। इस शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या बता सकते हो ये किस राज्य में इसका संबंध है? इसका संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा ओडिशा। ठीक है? तो याद रखिए डोंगरिया कोंद जनजाति के द्वारा कपड़ा गंडा ये शॉल बनाई गई है। इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये जो जीआई टैग है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है कि एक तरफ हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। आपसे पूछ रहा है कि सही सुमेलित करो। रामबन, अनारदाना ये इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर का है। ये जो कच्ची खारेक है, ये गुजरात से संबंधित है और इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वांचो लकड़ी शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और आदि केकीर ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आदि केकीर ये है क्या? ये दरअसल अदरक की एक प्रजाति है। ठीक है? याद रखिएगा इसको। और भी कई सारी वस्तुएँ हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसे एक काई चटनी, ये जो काई चटनी है, ये सिमलीपाल में यानी कि उड़ीसा से संबंधित है और ये जो काई चटनी है, ये लाल चींटियों से निर्मित होती है, ठीक है? लाल चींटियों से निर्मित है काई चटनी। तो इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जीआई टैग यानी कि जिसे भौगोलिक संकेतक भी कहा जाता है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। जो भौगोलिक संकेतक है, उसका पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध माना जाता है। ये आप साल याद रखिए, ये 10 सालों के लिए दिया जाता है और इसके बाद ये 10-10 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जाता है, इसे नवीन किया जाता है। तो 10-10 वर्षों के बाद आपको नवीनीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है? पहला कथन सही है। दूसरा देखो, जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है, ठीक है? तो याद रखिए ये भी सही है। जीआई टैग की देखरेख कौन करता है? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखो, देश में हिम तेंदुओं की संख्या में नवीनतम अ, आकलन के अनुसार इनकी जो संख्या है हिम तेंदुओं की वो 718 हो गई है, ठीक है? हिम तेंदुओं की गणना संबंधी निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। ऑप्शन पढ़ो जरा। कह रहा है कि सबसे अधिक हिम तेंदुए लद्दाख में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। ये कथन आप याद रखिएगा। हिम तेंदुओं की जो नवीनतम गणना हुई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा लद्दाख में है, ठीक है? लद्दाख स्थित हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसे भी याद रखो।
हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेमिस को। ये दोनों कथन हमारे सही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के प्रशासन के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ये है। तो आप बता दीजिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है? ये है ई साक्षी। ठीक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, इससे पहले वाले में आओ जरा। जो हिम तेंदुओं वाला क्वेश्चन था, यहाँ से अ, एक दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो हिम तेंदुआ है, ठीक है, हिम तेंदुआ, ये आयुसीएन, जो आपने नाम सुना होगा, आयुसीएन, ये एक रेड लिस्ट जारी करता है। तो ये जो हिम तेंदुआ है, ये किस लिस्ट में है, बता सकते हो? ये है सुभेद्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखो। आयुसीएन की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और हिम तेंदुए को ये जो हिम तेंदुआ है, इसे कहा जाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन। ठीक है, इसे घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। और लद्दाख में लगभग 470 हिम तेंदुए हैं। तो याद रखिए, लद्दाख के बाद हिम तेंदुओं का जो आबादी के अनुसार स्थान है, वो उत्तराखंड का आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 256 तो मैंने बता ही दिया है, ई साक्षी। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए और सही करिए। उच्च शिक्षा के एक उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ यानी कि 28.4% हुए हैं। तो ये आप फिगर याद रखो, कितना परसेंट हुआ है। ठीक है, याद रखो, सकल नामांकन अनुपात या उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 23 आयु वर्ग का प्रतिशत कितना रहा है? अगर आपसे ये पूछेगा, भी 28.4। किस आयु वर्ग की बात हो रही है? 18 से 23। ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो है जो हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है? याद रखिएगा, ये मेट्रो है चेन्नई मेट्रो। ठीक है, चेन्नई मेट्रो भारत में पहली मेट्रो बनी है जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल कॉमर्स पर, हाँ, इसे उपलब्ध कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 259, भारतीय कंपनी है क्यू एक्स लैब। एआई ने अपना एआई आस्क क्यू एक्स चैटबॉट तैयार किया है। फिर से समझो, आस्क क्यू एक्स चैटबॉट ये तैयार किया है भारतीय कंपनी ने। ठीक है, और भारतीय कंपनी का नाम क्या है, ये दिया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलो भाई, पहला कथन पढ़ो। यह चैटबॉट 12 भारतीय भाषाओं सहित 100 भाषाओं का पता लगाने, अनुवाद करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। याद रखिएगा, 12 भारतीय भाषाएं इसमें समाहित है। ठीक है, और 12 भारतीय भाषाएं और एक्स्ट्रा 100 भाषाओं का पता लगा सकता है ये। नेक्स्ट देखो, भारतीय भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, ये जो 12 भाषाएं हैं ना भारतीय, उन्हीं के बारे में दिया है। हिंदी है, इसमें बांग्ला है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और असमी, इन भाषाओं के बारे में ये प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ठीक है, तो ये दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर है भावेश अग्रवाल। इन्होंने एआई स्टार्टअप एआई स्टार्टअप एक शुरू किया है जो यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई है। फिर से समझो, ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर है भावेश अग्रवाल। इन्होंने एआई स्टार्टअप किस नाम से शुरू किया है जो यूनिकॉर्न बना है, और ये भारत का पहला एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। इसका नाम क्या है, क्या बता सकते हो? इसका नाम, इसका नाम आप अगर देखोगे तो इसका नाम आपको मिलेगा इंद्रजाल सत्य बातचीत या कृत्रिम। इसका नाम है कृत्रिम। ठीक है, याद रखिएगा। और एआई से मुझे याद आ रहा है चैटबॉट। चैटबॉट, क्या बता सकते हो दुनिया का पहला चैटबॉट कौन है? दुनिया का जो पहला चैटबॉट है, अमेरिका की कंपनी है ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई ने दुनिया का पहला चैटबॉट तैयार किया है जिसे कहते हैं चैट जीपीटी, और ये नवंबर 2022 में जारी किया गया। ठीक है,
और ये जो चैट जीटीपी है जीपीटी है, ये लगभग 95 भाषाओं का पता लगाने, अनुवाद करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। और ये जो चैट जीटीपी जीपीटी है सॉरी जी हाँ, चैट जीपीटी है वो लगभग 7 भारतीय भाषाओं के बारे में भी इनका अनुवाद करने में सक्षम है। 7 इसमें भारतीय भाषाएँ हैं और लगभग 95 टोटल भाषाएँ हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत किसे या किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार दिया गया? याद रखिएगा ये दिया गया है चंडीगढ़ को। ठीक है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार किसे दिया गया? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट देखो, देश के पहले तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ये कह रहा है आपसे। तो कथन जो पहला है वो कह रहा है कि पटना के गर्दनी बाग में स्थित है बापू टावर। ठीक है? याद रखिएगा, पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर स्थापित किया गया है और ये महात्मा गांधी की स्थायी विरासत और आदर्शों के प्रमाण के रूप में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है? 120 फीट ऊंचाई है इसकी, ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल डेटा है और आजकल एग्जाम में इसकी कोई भी इमारत हो या कोई भी जो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की मूर्ति स्थापित की जाती है उसकी लंबाइयां पूछ लेता है। ठीक है? बापू टावर की निर्माण लागत कितनी आई है? 129 करोड़। ये तीनों ही कथन आपके सही है। ठीक है? ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 263। कृत्रिम चट्टान परियोजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये जो कृत्रिम चट्टान परियोजना है, इसके संबंध में कौन से कथन सही है? उनकी पहचान करना है। पहला कथन दिया है, केरल में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 17 जनवरी 2024 को केंद्रीय मत्स्य पालन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, ये केंद्रीय मत्स्य पालन के मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने केरल के विजिंझम, याद रखिएगा इस नाम को। ठीक है? केरल के, हाँ, विजिंझम में इसका उद्घाटन किया है, तो ये सही है। ठीक, फिर से समझ लो, ये जो कृत्रिम चट्टान परियोजना है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। इसने किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। ठीक है? अब आगे देखो, यह परियोजना तिरुवनंतपुरम जिले के पोझियूर से वर्कला तक मछली पकड़ने वाले 42 गांवों में 6300 कृत्रिम चट्टाने इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है? तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट देखो, इस परियोजना के तहत वित्तीय समर्थन के रूप में 60% केंद्र सरकार सब रुपया देगा और राज्य सरकार का इसमें हिस्सा कितना होगा? उसका होगा 40%। तो ये जो बटेगी राशि वो 60 अनुपात 40 के अनुपात में बटेगी। याद रखिएगा इसको। ये सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक के रूप में भी जाना जाता है। ये नावा लिखा है। ठीक है? अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक के रूप में भी जाना जाता है। इस पुल के संबंध में सही कथन बताइए। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है। ठीक है? तो ये कथन सही है। ये पुल कितना लंबा है? 21.8 किलोमीटर। दूसरा है, यह पुल दक्षिण मुंबई के सावेरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका के नहावा शेवा पर समाप्त होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है वो आपको लोकेशन दी है कि मुंबई के सावेरी से शुरू होती है। ठीक है? और मुंबई के सावेरी से लेकर ये उरण तालुका तक जाती है। ये भी कथन सही है। इसमें 18,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये फिगर आप याद रखिएगा। कितना रुपया इसमें खर्चा किया जा रहा है? 18,000। 80% राशि इसपे खर्च किसने की है? वो एक प्रोजेक्ट है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वित्त पोषित है और इसी एजेंसी ने इसमें 80% की राशि खर्च की है। ठीक है? तो ये सारे के सारे कथन सही हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना को लॉन्च किया गया
और इस योजना के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? सॉरी, नामित नहीं किया गया है, ये पूछा है आपसे। ठीक है? तो कौन-सा है जिसे नामित नहीं किया गया है? ये है हैदराबाद। ठीक है? इसमें इंदौर, भोपाल, उदयपुर इन तीनों को नामित किया गया है। अच्छा, ये जो इंदौर है, इंदौर में है सीरपुर झील, याद रखिएगा इसको। ठीक है? और इसे ही नामित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में है भोज आर्द्र भूमि। ठीक है? और हम बात करें अगर उदयपुर की, तो उदयपुर में कई सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला सागर या फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ये सारी की सारी, हाँ, यहाँ पर आर्द्र भूमियां हैं। नेक्स्ट देखो, 266 विश्व आर्थिक मंच की बैठक, ये दावोस होना चाहिए यहाँ। ठीक है? दावोस, विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस में हुई। यहीं पर एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? अब जरा ऑप्शन में आओ। ये जो रिपोर्ट कहती है, ये कहती है कि व्यवसायों और एनजीओज पर भरोसे के मामले में भारत का पहला स्थान है। ठीक है? तो ये कथन सही है। ध्यान रखें, व्यवसाय और एनजीओज पर भरोसे के मामले में भारत का पहला स्थान कौन सा है? सॉरी, भारत का स्थान कौन सा है? पहला। नेक्स्ट देखो, मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत कौन से नंबर पर है? चौथे पर। सरकार पर विश्वास के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? पांचवें स्थान पर है। ठीक है? तो ये सारे कथन सही। क्वेश्चन नंबर 267 देखो, जनवरी 2024 में पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना के लिए पक्षीय समझौता हुआ। ठीक है? इस समझौते में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ये शामिल हुए। इस परियोजना पर जो टोटल खर्च हो गई राशि, उसमें केंद्र का हिस्सा कितना होगा और राज्य का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप बता दो, ये हिस्सा होगा 90:10 के रेशियो में। ठीक है? और कौन कौन सी नदियों के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? पार्वती है, काली सिंध है और चंबल है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहा रेस्तरां, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है उसके बारे में बताइए। ऑप्शन में कह रहा है, झारखंड में गिद्धों की लगातार घटती आबादी के कारण कोडरमा जिला कोडरमा जिले में गिद्ध रेस्टोरेंट खोला गया। ठीक है? ये सही होगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? कोडरमा में, और किस राज्य में? आंसर होगा झारखंड में। इसका उद्देश्य गिद्धों पर पशुधन दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनेक, आपको पता होगा इस दवा का प्रयोग करने पर गिद्धों की जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है और ऐसी स्थिति में गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। तो इस दवा से मुकाबला करना इसका लक्ष्य है। ठीक है? और तीसरे ऑप्शन में आपको ये दवा के बारे में बताया गया है कि डाइक्लोफेनेक से होता क्या है? इससे होता है गिद्धों की किडनी फेल। तो ये हमारे सभी ऑप्शन सही है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये इसके संबंध में ये जो कथन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के 2400 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तालाबीरा की आधारशिला रखी किसने है? रखी है प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है? प्रधानमंत्री ने कहाँ रखी है? ओडिशा के संबलपुर में। ये कथन सही है। दूसरा देखो, तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होगी। ये भी कथन सही है। ठीक है? तीसरा देखो, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर संचालित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये तीनों कथन आपके सही हैं। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। यह डार्क स्काई पार्क एक ऐसा पार्क होता है जो आमतौर पर किसी वेधशाला के पास होता है और कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के किन राज्यों में विस्तारित है? ये होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी उपर्युक्त एक और दो दोनों। ठीक है? नेक्स्ट देखो, हिमालयन वुल्फ
इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैनिस ल्यूपस चांको, जिसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। वो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये रहते हैं। ठीक है। ये उत्तर भारत में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे इतना पूछा है कि ये जो है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कहाँ है, इनको कहाँ जगह दी गई है? तो आप बताइए, ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको जगह कहाँ दी गई है? इनको जगह दी गई है गंभीर संकटग्रस्त में, या फिर विलुप्त में, या संकटग्रस्त में, या असुरक्षित में। इनको जगह दी गई है असुरक्षित में। ठीक है, यानी वल्नरेबल। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की जो आधारशिला रखी है वो रखी है केरल के त्रिशूर में। याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा देखो, ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवीय परत के रूप में पाया जाता है, और ये कार्बन का अपरूप है, और यह विद्युत का अच्छा चालक भी है। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट देखो, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में अ, ये वाइब्रेंट लिखा है, वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, तो वाइब्रेंट जो गुजरात हुआ है उसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? सीधे प्रधानमंत्री जी ने। इस कार्यक्रम की थीम क्या है, आपसे इतना पूछा है। इस कार्यक्रम की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ये भारत यात्रा पर आए हैं। भारत ने केन्या को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान किया है। ठीक, उस क्षेत्र में दिया है ये 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण भारत ने केन्या को, आपसे वो पूछा गया है। तो ये दिया है कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रही घोल मछली के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान भी करो। पहला ऑप्शन दिया है वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023, वहां हुआ ये हुआ अहमदाबाद में, और यहीं पर गुजरात ने अपनी जो घोल मछली है उसे राज्य मछली का दर्जा दिया है। याद रखिएगा इसको। इस मछली का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिए प्रोटोनोबिया डायक्टिस। ठीक है, अ, इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों कथन हमारे सही है। ओके, नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने नोरा देही अभयारण्य के दामोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में इसे विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर से समझो, केंद्र सरकार ने क्या कहा है, वो नोरा देही अभयारण्य को दुर्गावती अभयारण्य में इस अभयारण्य का विलय कर देगी। ठीक है, सरकार ने ये कहा है। तो ये दुर्गावती है कहाँ? दामोह जिले में। अच्छा, इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये जो अभयारण्य है 54वां बाघ अभयारण्य होगा। कौन सा? दुर्गावती। दुर्गावती अभयारण्य ये देश का 54वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है, दूसरा देखो, इस बाघ अभयारण्य का विस्तार सागर, दामोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है, ये 7वां बाघ अभयारण्य है, इसे भी याद रखो आप। इसे 2300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले विशाल बाघ अभयारण्य के रूप में बनाया गया है। ये तीनों कथन सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये देश का कौन से नंबर का है बाघ अभयारण्य? 54। और ये कहां से कहां तक फैला है? जो कि 7वां बाघ अभयारण्य होगा, ये दामोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। अच्छा, ये जो अभयारण्य है ये लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है इस जिसका हाल ही में अभी अनावरण किया गया है, जिसका नाम है बाराकुडा। इसके संबंध में कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा को केरल के अलापुझा में अरूर के पास स्थित नोवाल्ट सोलर इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, ये सही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाराकुडा। और ये बाराकुडा है क्या? ये एक मछली है। आप ध्यान रखिएगा,
इस नाव का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस नाव का नाम रखा गया है मछली के नाम पर, ठीक है? इसकी लंबाई वगैरह पूछी नहीं जाएगी आपसे, इसकी स्पीड पूछी जा सकती है, ये याद रखो। लगभग 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्पीड से ये चल सकती है। तो ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन, ठीक है, और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया, ठीक है? अच्छा, आगे देखो, इस मंत्रालय ने वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान वर्ष 2047 तक कितने क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझो, यहां से समझो। कह रहा है कि वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान वर्ष 2047 तक कितने क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आंसर होगा 5 करोड़, ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद में कहाँ? सिद्दीपेट में, ठीक है? सिद्दीपेट में कहाँ किया गया? तो आंसर ये लिखा है बुरुगुपल्ली, ठीक है? यहाँ पर इसका अनावरण किया गया। तो आपसे पूछा ये है कि ये जो 3D प्रिंटेड मंदिर है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? मंदिर का निर्माण हैदराबाद की अफसुजा इंफ्राटेक के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रदाता सिपली फोर्स क्रिएशंस के द्वारा किया गया है, ठीक है? ये कथन आपका सही है। दूसरा देखो, यह मंदिर का अनावरण सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली, हाँ, यहाँ पर किया गया है, बुरुगुपल्ली में। तो ये भी कथन सही है। तो ये दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है? इसका निर्माण किसने किया, आपको ये याद रखना है। और ये जो 3D प्रिंटेड मंदिर है, ये कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में, और हैदराबाद के सिद्दीपेट में। आप यहीं तक याद रखो, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अ, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, क्यों? क्योंकि एक ही दिन में इसको सबसे ज्यादा 18 जीआई टैग मिले हैं, ठीक है? याद रखिएगा इसको। अच्छा, उत्तराखंड को मिले जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है काला भट्ट। ये जो काला भट्ट है, ये क्या है? इसको जीआई टैग दिया गया है। ये उत्तराखंड का क्या है? ये है सोयाबीन की एक प्रजाति, और जिसे अ, ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा इसको। दूसरा दिया है गहत। ये गहत क्या है? ये गहत जो है, इसे जीआई टैग मिला है, और ये उत्तराखंड के शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली दालों की एक किस्म है, ठीक? झंगोरा क्या है? वर्षा आधारित क्षेत्र में उगने वाला बाजरा, और इसे भी उत्तराखंड के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये चारों कथन, हाँ, ये तीनों कथन सही है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेतक है जीआई रजिस्ट्री, ने किस यूआई का मतलब है? हाँ, यूनियन टेरिटरी, यूटी होना चाहिए यहाँ। किस यूटी के उद्योग और वाणिज्य विभाग को श्रेणी 31 में सीबक थॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया है? फिर से समझो, ये जो सीबक थॉर्न है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपसे केवल इतना पूछा है कि ये सीबक थॉर्न, ये कहाँ का है उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा लद्दाख, ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाडी संरक्षण रिजर्व के संबंध में कौन से कथन सही है? उनकी पहचान करो। ऑप्शन नंबर एक पे दिया है महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में इस संरक्षण रिजर्व की स्थापना की, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये जो अटपाडी संरक्षण रिजर्व है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? सांगली जिले में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यह रिजर्व एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक पुल बनाता है, जो पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभयारण्य से जोड़ता है। तो ये आपके लिए, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो अटपाडी संरक्षण रिजर्व है, ये किन्हें किन्हें जोड़ता है? तो माधलोक को और मैनी संरक्षण क्षेत्र को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यह जैव रिजर्व विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को धारण करता है।
जैसे इसमें 3 प्रकार के वन क्षेत्र शामिल हैं, कौन-कौन से? अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ये तीनों सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हाँ, 283 आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, ये वाड़ा लिखा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है, ठीक है? ये किया गया है 206 फीट। कहाँ पर हुई है स्थापना इसकी? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इसको भी याद रखो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी जिन्होंने हाल ही में एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज गति से पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है? वो है हरप्रीत चांडी। फिर से समझो, दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान में सबसे तेज गति से पूरा किसने किया है इसे? वो उनका नाम आपसे पूछा गया है। आंसर होगा कैप्टन हरप्रीत चांडी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक, ये महानिदेशक लिखा है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है और इस पद पर आसीन होने वाली वो पहली भारतीय महिला है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीना सिंह, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन का चयन करो। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा इसको। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का निदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी साहब। बीसीसी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसी के चेयरमैन पद के लिए नियुक्त किया गया है समीर शाह, ठीक है? ये भी कथन सही है। और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? इनका नाम है रघुराम अय्यर, ठीक है? और महाराष्ट्र का पहला महिला पुलिस महानिदेशक, ये किसे बनाया गया है? शुक्ला जी को, रश्मि शुक्ला, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही कथन बताओ। तो अभी जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये नियुक्तियों से संबंधित है, ठीक है? जागृत कोटेचा, इन्हें पेप्सिको इंडिया ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है, ये सही है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शशि सिंह को, ठीक है। हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? अनीस दयाल सिंह को, ठीक। तो ये सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट देखो, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के लिए दोस्ती अभ्यास हुआ है 2024 में। ये किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? किन सॉरी देशों के मध्य आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है भारत, मालदीव, श्रीलंका, यानी कि सभी के सभी देशों के मध्य। भारत है, मालदीव है और श्रीलंका, इन सभी देशों के मध्य दोस्ती अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है? याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखो, युद्ध अभ्यास से साइक्लोन 2024 या इसे साइक्लोन 2 भी कहा गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है मिस्र के अनशाशा में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मिलन 2024 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। मिलन 2024 के संबंध में सही कथन की पहचान करो। पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही है। यह अभ्यास द्विवार्षिक होता है तथा इसमें 51 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। याद रखिएगा, कितने देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है? 51। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास को ट्रिपल सी बोले तो सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग, ट्रिपल सी, हाँ, की थीम दी है। यानी कि इस थीम से भारतीय नौसेना ने ये मिलन अभ्यास को आयोजित किया, ठीक है? उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन, इसके संबंध में कौन से कथन सही है? बताओ। यह अभ्यास भारत और जापान के मध्य चेन्नई तट में हुआ, बिल्कुल सही है। भारत की ओर से भारतीय तट रक्षक वोल चित्रा जीएस और शौर्य, ये दो तट रक्षक जहाज इसमें शरीक हुए हैं। जबकि जापान की तरफ से कौन आया है? जापान की तरफ से जो तट रक्षक जहाज है वो है सीजीएस आशिया, इसने भाग लिया है। तो भारत की तरफ से शौर्य और चित्रा,
जबकि जापान की तरफ से याशिया। ठीक है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में हुए समुद्री अभ्यास अ, अयोध्या, ये जो समुद्री अभ्यास है, इसे अयोध्या नाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसे अयुत्थाया भी कहा जाता है। ये अयुत्थाया या आप अयोध्या से इसको जोड़ सकते हो। ठीक है। किन दो देशों की नेवी के मध्य ये अभ्यास हुआ है? ये हुआ है भारत और थाई नेवी के मध्य। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है सदा तनसिक। ये युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सदा तनसिक युद्ध अभ्यास किनके किनके मध्य हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के मध्य। ठीक। ये कहाँ हुआ? ये हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये गुलजार साहब और राम भद्राचार्य साहब दोनों को मिला है। जो गुलजार है, गुलजार साहब को ये मिला है उर्दू कवि के रूप में। ठीक है। और जो राम भद्राचार्य हैं, राम भद्राचार्य, इनको मिला है संस्कृत, संस्कृत विद्वान के हाँ लिए। ठीक है। और क्या ये तो 58वां है, क्या आप बता सकते हो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया था गोवा के दामोदर मौजो को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस व्यक्ति को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है? भारत रत्न से ये जो लिखे हैं मैंने पांचों नाम, ये सारे के सारे सम्मानित हुए हैं। ये आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? इसमें कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। याद रखिए, इनकी अभी डेथ हो गई है। एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार का वितरण हुआ है जनवरी 2024 में। ठीक। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बताओ भाई, एम एस स्वामीनाथन अभी अवार्ड दिया गया है, तो इसके संबंध में कौन से कथन सही है? आपसे वो पूछा है। यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को दिया गया है। बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। वही बात लिखी है। यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये दो दो वर्ष में दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये राशि भी याद रखो आप। तो ये दोनों कथन ही सही है आपके। नेक्स्ट देखो, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति का संबंध बिहार से है? बिहार से कौन है? बिहार से आप ये जो बिंदेश्वर पाठक हैं, इनका संबंध है बिहार से, तो हमारा यही सही हो जाएगा। जो वैजयंती माला है, इनका संबंध है तमिलनाडु से। और चिरंजीवी साहब का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। और वेंकैया नायडू का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे बिहार से पूछा गया है, तो बिंदेश्वर पाठक होगा। और सुलभ जो इंटरनेशनल है, उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहे घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, इसका वितरण अभी किया गया है। तो ये पुरस्कार जिन्हें मिला है और कितनी राशि मिलती है, उससे संबंधित ये कथन दिए हैं। और आपसे पूछा है इनमें से कौन से कथन सही है। तो यह पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन को दिया गया है। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार अदिति सेन को दिया गया। ठीक। इन्होंने भौतिक विज्ञान में क्वांटम सूचना और समगणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक। इन्होंने इसके लिए हाँ, क्वांटम कंप्यूटर यानी क्वांटम सूचना और संगणना, समगणना नहीं, यहाँ संगणना होना चाहिए। संगणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखिएगा, ये 5 लाख रुपए की राशि। और यह पुरस्कार हर वर्ष भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीयों को दिया जाता है। ये फैक्चुअल डेटा है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन आपके बनाए जा सकते हैं। घनश्याम दास बिड़ला किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? 50 वर्ष का हो या फिर उससे कम आयु वर्ग का जो भारतीय वैज्ञानिक हो, उसे दिया जाता है। ये तीनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 69
फ़िल्म फेयर पुरस्कार 2024 का पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है पारवी फेल को, ठीक है? अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है फ़िल्म फेयर पुरस्कारों के लिए? तो आंसर होगा रणबीर कपूर, ठीक? अगर आपसे पूछा जाए बताओ अभिनेत्री, सबसे शानदार अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा आलिया भट्ट, ठीक है? चलो बताओ सबसे शानदार निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? निर्देशक का आंसर होगा विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है? याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। यह संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। इस संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत कितने रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? याद रखिएगा जब भी ये कभी पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है, अगर वो संस्थागत श्रेणी में दिया जा रहा है, तो मिलते हैं 51 लाख रुपए। अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जा रहा है, तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हाँ, पार्ट 3 है करंट अफेयर्स का, जो कि पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर्स हम लोग करा रहे हैं। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।